ग्रीक दार्शनिक और इतिहासकार प्लूटार्च ने सिकंदर की शख्सियत का वर्णन करते हुए कहा था कि उसका रंग तो गोरा था, लेकिन चेहरा लालिमा लिए हुए था। उसका कद एक आम मैसिडोनियन की तुलना में छोटा था, लेकिन इसका युद्ध के मैदान में कोई असर नहीं दिखाई देता था। सिकंदर दाढ़ी नहीं रखता था, उसके गाल पतले थे, जबड़ा चौकोर था और उसकी आंखों में गजब का दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। मार्कस कर्टियस ने सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा था, सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघराले थे। उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसकी बाईं आंख सिलेटी थी और दाहिनी काली। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को उसे देखने भर से दहशत हो जाती थी। सिकंदर हमेशा होमर की किताब द इलियड ऑफ द कास्केट अपने साथ लेकर चलते थे। यहां तक कि सोते समय भी वो उसे अपने तकिए के नीचे रखते थे। प्लूटार्च सिकंदर की जीवनी द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, सिकंदर ने देह के आनंद में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि दूसरे मामलों में उनसे साहसी और निडर कम लोग हुए होंगे। बचपन से ही महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान का भाव रखा। ये वो ज़माना था जब गुलाम लड़कियों, रखेलों और यहाँ तक कि पत्नियों को निजी संपत्ति समझा जाता था। सिकंदर की माँ ओलंपिया सिकंदर की लड़कियों में अरुचि से इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने उनमें विपरीत लिंग के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक सुंदर वैश्या कैलेक्जेना की सेवाएं ली, लेकिन सिकंदर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बाद में सिकंदर ने खुद स्वीकार किया कि सेक्स और नींद उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि उनका शरीर नाशवान है। 23 वर्ष के राजकुमार सिकंदर ने 334 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया, ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी। सिकंदर की सेना में 1,00,000 सैनिक थे जो 10,000 मील का रास्ता तय करते हुए ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में था, उसने भारत के नज़दीकी शहरों के राजाओं को संदेशवाहक भेजकर कहा था कि वो उसका नियंत्रण स्वीकार कर लें। जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। उनमें से एक था भारतीय नगर तक्षशिला के राजकुमार अंभी। तक्षशिला सिकंदर की इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उसका साथ दे। मार्कस कर्टियस लिखते हैं, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए जानबूझकर भारत के द्वार खोल दिए। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक और 65 हाथी भेंट किए। उनका युवा जनरल संद्रोकुप्तोस भी उनके साथ हो लिया। सिकंदर ने तक्षशिला में 2 महीने बिताकर वहां के राजा की मेहमान नवाजी का आनंद लिया। सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, इस बिंदु पर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। उसने हेपेस्टियन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना खैबर दर्रे के पार भेज दी ताकि वो रास्ते में पड़ने वाले विद्रोही कबायलियों को कुचल सके, और इससे भी ज़रूरी जल्द से जल्द सिंधु नदी पर पहुंचकर एक पुल बना सके ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके। इस रास्ते पर कई भारतीय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ साथ चल रहे थे। सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदुकुश के पूर्व में गया ताकि वो उस तरफ रहने वाले कबायलियों को अपने नियंत्रण में कर सके। रास्ते में सिकंदर को उन राजाओं के जितने भी किले मिले जिन्होंने उसके सामने हथियार नहीं डाले थे, उसने उन सब किलों पर कब्जा किया। इसी अभियान के दौरान सिकंदर की बाह में एक तीर आकर लगा। एक जगह सिकंदर की सेना पर कबायलियों ने घात लगाकर हमला किया। उस समय वो शाम को आराम करने के लिए शिविर लगा रहे थे। सिकंदर के सैनिकों ने पास की पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब हमलावरों को लगा कि सिकंदर बच निकले हैं, सिकंदर ने पहाड़ी से उतरकर उन पर अचानक जवाबी हमला बोल दिया। उन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने इस शर्त पर उनकी जान बख्शी कि वो उनकी सेना का हिस्सा बन जाएं। वो पहले तो इसके लिए राजी हो गए, लेकिन जब कुछ लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की तो सिकंदर ने उनको जान से मार देने का आदेश दे दिया।
सिंधु नदी तक मार्च करने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में उसकी मदद की। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पता था कि किस तरह नदी के बहाव के समानांतर लकड़ी की नावों को जोड़कर नदी के पार पुल बनाया जाता है। सिकंदर के जासूसों ने उसे खबर दी कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है जिसमें कई भीमकाय हाथी भी शामिल हैं। सिकंदर का मानना था कि वो पोरस की सेना को हरा सकता है, लेकिन मानसून शुरू हो जाने के कारण ऐसा करना आसान नहीं होगा। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा जरूर था, लेकिन उन्हें जबरदस्त गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। वहां से उसने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो उनसे अपने राज्य की सीमा पर मिलने के लिए तैयार हैं। सिकंदर और उसके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। सिकंदर ने नदी के उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया। वो उस जगह की तलाश में था जहां से उसका नदी पार करना पोरस को दिखाई न दे। पोरस को झांसा देने के लिए उसने अपनी सेना को नदी के तट के काफी पीछे भेज दिया। सिकंदर ने एक जगह अपने सैनिकों को नहीं रखा। कभी वो पश्चिम की तरफ जाते तो कभी पूरब की तरफ। इस बीच उन्होंने नदी के किनारे पर अलाव जला लिए और काफी शोर मचाने लगे। नदी के दूसरे तट पर मौजूद पोरस के सैनिक सिकंदर के सैनिकों के इधर उधर जाने के आदी हो गए और उन्होंने उन पर कड़ी नजर रखनी बंद कर दी। सिकंदर के विपरीत पोरस की सेना एक ही स्थान पर खड़ी रही, क्योंकि सबसे आगे हाथियों को तैनात किया गया था और उनको बार बार इधर उधर करना काफी मुश्किल काम था। सिकंदर ने यह भी आदेश दिया कि पास के खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। पोरस के जासूसों द्वारा यह खबर दिए जाने पर पोरस ने इसका अर्थ यह लगाया कि सिकंदर का वहां मॉनसून खत्म होने तक रुकने का इरादा है। इस बीच वहां तेज आंधी और तूफान आया। सिकंदर ने इसका फायदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवा दी। हालांकि इस प्रयास में बिजली गिरने से सिकंदर के कई सैनिकों की मौत भी हो गई। पोरस के पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उसकी सेना में काफी संख्या में हाथी थे। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं, लेकिन जब तक सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से लड़ने का तरीका आ गया था, सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते और उस पर भालों से हमला करते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख का निशाना लेता। जैसे ही हाथी